एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। और आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है डायग्राम ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट यूजिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें हम कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको हम डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देखिए जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक सेल का। इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है कि आपको दो लाइंस देंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव। आप अगर इस तरह का डायग्राम बना दिए इसका मतलब ये है कि आपने इलेक्ट्रिक सेल क्रिएट कर दिया। क्योंकि वहां पे हमको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना रहता है, इसलिए हम ये डायग्राम देखेंगे जो यूज होते हैं, ताकि आपको आगे हम अगर यूज करें इसका तो समझने में आसानी भी होगी। अब आप इसे 2 मिनट साइड कीजिए और ये देख लीजिए। ये जो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। एक जो होगा इसमें पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का मतलब ये बैटरी है। बैटरी को हम इस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। अब देख लीजिए, अगर हम प्लग की मतलब ओपन स्विच अगर हम दिखाना चाहते हैं डायग्राम में तो हम उसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर ओपन स्विच है तो ऑब्वियसली क्लोज स्विच भी होगा। तो क्लोज स्विच को आप रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप ब्रैकेट ले रहे हैं उसके बीच में ये डॉट रहेगा। ये डॉट जो रहेगा वो क्लोज स्विच को रिप्रेजेंट करेगा। अब देख लेते हैं, ये अगर हमारे पास सिर्फ एक लाइन होगा, ठीक है, ये वाला जो आपको बीच वाला सेंटर लाइन दिख रहा है सिर्फ ये होगा, इसका मतलब तो ये है कि ये कंडक्टिंग वायर है। लेकिन जब यहाँ पे आपको एक ऊपर से दिख रहा है एक और वायर आ रहा है, इसका मतलब है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। मतलब हम दोनों वायर को क्रॉस किए हैं, ठीक है, और बिना ज्वाइन किए। मतलब एक वायर के ऊपर अगर दूसरा वायर आ रहा है तो ये उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और सिर्फ आपके पास एक लाइन है कुछ इस तरह से, इसका मतलब ये है कि ये कंडक्टर वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर उसके ऊपर से एक और लाइन गया है, एक और वायर गया है, इसको हम कहेंगे वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। अब ये देख लेते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये डायग्राम जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब का है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो देखिए आप ये जो दिख रहा है आपको, इसे हम रजिस्टर कहते हैं। ये एक ब्रेकर की तरह है। मतलब ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये एक ब्रेकर की तरह आपको दिख रहा है। ये जो है रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। रेजिस्टेंस का मतलब है अवरोध या रुकावट क्रिएट करता है करंट के फ्लो में। तो इसको हम क्या कहेंगे, रजिस्टर। रजिस्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में अभी हम डीप में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको इस तरह से डायग्राम देगा, मतलब सेम ये ब्रेकर है लेकिन इसके ऊपर क्या होगा, एरो होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ओके। अब दो चीज आप और देख लीजिए। ये जो है आपको एमीटर को दर्शा रहा है। अमीटर का यूज हम क्यों करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए। और अमीटर का साइन कुछ ऐसे रहेगा, आप बीच में ए लिखेंगे, एक तरफ प्लस और माइनस होगा। अमीटर को याद रखना आप, हमेशा हम इसे सीरीज में जोड़ते हैं। अभी आप ये याद रख लीजिए कि किसको सीरीज में करते हैं, किसको पैरेलल में करते हैं। इसके आगे हम इसकी डीप डिस्कशन कर लेंगे। ये जो है वोल्ट मीटर दिख रहा है आपको, वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और वोल्ट मीटर का साइन कुछ इस तरह से रहता है। तो इस तरह ये ओवरऑल कुछ इंस्ट्रूमेंट हुए जिसके बारे में हमने जाना कि हम उसको फिजिक्स में कैसे किस साइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हम हर चीज को तो वहां पे क्या करते हैं, ऐसे लिख नहीं सकते ना, इसलिए वहां पे ये सब कुछ डायग्राम है जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो वोल्ट मीटर हो, अमीटर हो या फिर कुछ भी, ठीक है। तो अब मैं इसको अब रिमूव कर देती हूँ। आपको ये सारे डायग्राम्स माइंड में रख के चलना है, ताकि कहीं पे भी हम डायग्राम यूज करें तो आपको पता चल जाए कि अगर हम कुछ इस तरह से बना रहे हैं इसका मतलब वहां पे रेजिस्टेंस हो रहा है। ये सब बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। इसलिए हमने ये जाना कि कुछ कुछ जो डायग्राम थे उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं फिजिक्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो इसे हम पहले स्टडी कर लेते हैं। ओम लॉ के बारे में आप लोग होप पहले कुछ जानते भी होंगे। ओम जो है वो एक साइंटिस्ट थे जिसके नाम पर ये लॉ बना है, ठीक है। तो ओम लॉ के बारे में आज हम पूरी डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि रजिस्टर या रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ, ठीक है।
ओम्स लॉ क्या होता है आज हम ये स्टडी करेंगे। तो ओम जो थे एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, ठीक है। ये जर्मन फिजिसिस्ट थे, इनका नाम ओम, पूरा नाम देख लेते हैं हम। तो इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। ये इनका पूरा नाम था। अब इस लॉ के अनुसार आप सबसे पहले ये याद कीजिए कि इससे पहले हमने क्या स्टडी किया है। तो हमने किसके बारे में स्टडी किया था? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, करंट के बारे में स्टडी किया था, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने किसके बारे में स्टडी किया था? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट थे ओम, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये जो हमने दो पहले पढ़ा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच में उन्होंने रिलेशन बताया, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं, इट इज रिलेशन बिटवीन करंट I flowing, current I flowing through metallic wire, ठीक है, and potential difference, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से, occurs in terminal, ओके। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, ये जो करंट हमने पढ़ा, फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस V, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं कि इस लॉ के अनुसार क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार क्या होगा कि आपका जो करंट है, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस को कर लीजिए पहले। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा आपका प्रोपोर्शनल होगा करंट I के, ठीक। अब यहाँ पे आपको ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दिख रहा है। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे। तो V इज इक्वल टू, यहाँ पे हम जो कांस्टेंट ले रहे हैं वो R है, तो R इंटू I हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे R जो है हम लिख लेते हैं, R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। R जो है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है। ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। अब इसके बारे में हम और जान लेते हैं। मैं इधर रिमूव करती हूँ ताकि हम इसके बारे में अभी और स्टडी करें। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने R लिया, ठीक है, R जो है वो रेजिस्टेंस है कह रहे हैं हम। तो रेजिस्टेंस का अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, इट इज, ये जो रेजिस्टेंस है वो एक प्रकार का रुकावट होता है, जो कि करंट के फ्लो में क्या करता है, रुकावट डालता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है टू रजिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज और करंट कहते हैं हम इसी को। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का डेफिनेशन। समझ लीजिए आप कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब ये क्या करता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो चार्ज के फ्लो में रुकावट डालता है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये यहाँ से एक फॉर्मूला भी निकल जाएगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I, ठीक है। ये हो गया एक फॉर्मूला। अब इसकी आप यूनिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट देख लेते हैं हम,
इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वी के लिए हम वी के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, वोल्ट, और वहीं हम जो करंट होती है उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, एम्पियर का, एम्पियर का। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को ही हम क्या कहते हैं, ओम। ठीक है, इसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है ओम, और ओम को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो थी बिल्कुल बेसिक बात हो गई रेजिस्टेंस के बारे में। हमने ये जान लिया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो समझ लीजिए आप, ऐसी भाषा में समझे हम तो ये होता है कि ये एक तरह से रुकावट होता है जो करंट के फ्लो में रुकावट डालती है। ठीक है, अब इसकी जो हम वो ओम का हम इसका यूनिट भी जान लिए रेजिस्टेंस का। अब हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं जो रेजिस्टेंस पर इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जिसका इफेक्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस पर होता है। ठीक है, तो एक जो होता है इसका साइज का भी इफेक्ट, साइज के कारण भी होता है। दूसरा होता है नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल पर भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक और चीज जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी, और इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं हम इसको। अब इसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या होता है, रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इसके लिए आप एक चीज समझना, जो हम आर निकाले हैं रेजिस्टेंस, उससे ही हम रिलेशन निकालेंगे इसका। ठीक है, तो पहला चीज आप देखिएगा, जो हम आर निकाले हैं तो उसके लिए पहला लिखेंगे आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब कैपिटल एल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहीं पे लिख लेते हैं हम आर प्रोपोर्शनल टू एल, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि आप अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो यहाँ पे लेंथ, अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, या आप अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एल मतलब लेंथ बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया पहला रिलेशन। दूसरा हम देख लेते हैं, आर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया की, क्रॉस सेक्शनल एरिया की। कैसे होगा ये देख लेते हैं। तो R जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1 एरिया जो होगा उसके। ठीक है, तो ये आपको दो रिलेशन मिल गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इसको क्या कर लेते हैं, हम इक्वल करेंगे। ठीक, तो चलिए कर देते हैं आगे का प्रोसेस भी। तो आप इससे पहले इक्वल कर लीजिए। तो इक्वल करने से क्या कंडीशंस बन रहे हैं ये हम देख लेते हैं। जब आप इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करेंगे तो R जो क्या होगा आपका, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रहेगा ही, L इंटू 1/A। ठीक है, ऐसा होगा। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लिए तो फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन दिख रहा है उसको हमको हटाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से एक कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, वो कांस्टेंट क्या होगा, रो होगा, वो रो RHO। ठीक है, रो होगा इंटू L/A होगा। अब यहाँ पे अगर हम रो की बात करें तो यहाँ पे रो जो होगा, रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो जाएगा हमारा रो।
और जो कि क्या, इसी को ही हम क्या कहेंगे, रो जो होगा, रो ही कहलाएगा हमारा रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी या आप इसे कहें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये जो होगा रो ही कहलाएगा। ठीक है, इसको ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। ये जो अगर हम बात करें रो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो ये जो होता है वो उसका एबिलिटी दिखाता है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो उसका एबिलिटी दिखाता है कि वो कितने करंट को रजिस्ट कर सकता है, मतलब रोक सकता है। ठीक है, तो ये इसका एबिलिटी बताता है। तो इस कंडीशन में आपके पास दो चीजें आएंगी। दो चीजें कौन कौन सी आएंगी, एक होगा आपके पास कंडक्टर और दूसरा चीज जो होगा आपके पास वो होगा इंसुलेटर। इंसुलेटर, तो अब इन दोनों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कंडक्टर जो होता है, ठीक है, इसकी रजिस्टिविटी लो होती है, रजिस्टिविटी लो होती है। वहीं अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इसकी रजिस्टिविटी जो होती है वो हाई होती है। इसका मतलब ये है कि जिसकी रजिस्टिविटी जितनी लो होगी वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा, और जिसकी रजिस्टिविटी जितनी हाई होगी वो उतना ही अच्छा क्या होगा, इंसुलेटर होगा। ठीक है, तो अगर हम कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर या आप इसमें ले लीजिए एलॉयज भी आते हैं इसमें। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये एलॉयज क्या होते हैं। तो एलॉयज जो होते हैं वो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक मटेरियल को मिक्स करके ना एलॉय बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने यहाँ जो थाली या प्लेट्स यूज करते हैं वो जो होते हैं वो एलॉय के बने होते हैं, मतलब दो या दो से अधिक मटेरियल को कंबाइन करके हम एलॉय बनाते हैं। और एलॉय का यूज जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारे घर में यूज होता है, आयरन वगैरह हम यूज करते हैं, उसके सामने जो आपको देखे होंगे एक जो प्लेट लगी होती है उसकी, वो जो होती है वो एलॉय की बनी होती है। ठीक है, उसमें दो या दो से अधिक मटेरियल होता है जिसकी वो बनी होती है। और इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो इंसुलेटर क्या करता है, ये जो है करंट के फ्लो में रुकावट डालता है। ठीक है, इसमें कंडक्टर जो है उसका रेजिस्टिविटी लो होता है। रेजिस्टिविटी लो का मतलब क्या है, वो रुकावट नहीं डालता और उसमें करंट जो है वो आसानी से फ्लो हो जाता है। लेकिन इंसुलेटर में करंट आसानी से फ्लो नहीं होता, ये एक रुकावट डालता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज हमने देख लिया, कंडक्टर और इंसुलेटर। अब मैं एक चीज बता देती हूँ आपको, एलॉय का आपको याद रखना है। कंडक्टर का पहले देख लीजिए, कंडक्टर का जो होगा एबिलिटी या रेजिस्टेंस जो हम कहते हैं, कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा वो 10⁻⁻8 ओम पर मीटर होगा। और वहीं अगर मैं एलॉय की बात करूं तो एलॉय का होगा 10⁻⁻6 ओम मीटर। और अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इनका रेजिस्टेंस होता है 10⁻12 से लेके 10⁻17 ओम पर मीटर। अब हम इसको ओम पर मीटर से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ख्याल भी आपके माइंड में आ रहा होगा। तो हम इसकी भी स्टडी करेंगे कि हम यहाँ पे ओम पर मीटर का यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब ये चीज तो हो गया, आपने जान लिया कि एलॉय क्या होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर ये क्या होता है, इसकी एबिलिटी भी हमने देख ली। अब इसका हम यूनिट निकाल लेते हैं, जो कि बाकी है निकालना। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आगे आप रो को एक साइड कर लीजिए। आपके पास क्या बचेगा, R इंटू ए अपॉन एल बचेगा, R इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, R के लिए हम किस यूनिट का यूज करते हैं, ओम का, ओम लिख दीजिए। ए के लिए आप क्या यूनिट यूज करते हैं, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, लंबाई के लिए सिर्फ और सिर्फ मीटर का। तो 1 मीटर कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा, ओम पर मीटर। इसीलिए यहाँ पे आप देखें कि हमने ओम पर मीटर का यूज किया है, क्योंकि इसकी यूनिट जो होती है रजिस्टिविटी की यूनिट ओम पर मीटर होती है। तो ये कुछ आज के टॉपिक थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। हमने जाना कि रजिस्टिविटी क्या होती है, ओम्स लॉ के बारे में स्टडी किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे प्लीज लाइक कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। थैंक यू सो मच।